नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो, यूपी की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव की। गोला गोकर्ण नाथ के उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज दोनों पार्टियां धुआंधार प्रचार करेंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री बलदेव औलख समेत कई दिग्गज आज प्रचार करते नजर आएंगे। तो वहीं सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम पटेल समेत कई दिग्गज नेता प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये भी आपको बताएं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इसके अलावा सपा के जितने नेता हैं वो पूरे दमखम के साथ गोला गोकर्ण नाथ सीट पर चुनाव प्रचार के लिए मौजूद रहेंगे। ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ सीट पर उपचुनाव और उपचुनाव की तारीख है 3, लेकिन उससे पहले प्रचार का आखिरी दिन आज। सभी सियासी दल, जहां पर दो ही दलों के प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है, वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी। दोनों के लिए आज दिग्गज प्रचार करेंगे। जहां बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ने डेरा डाला हुआ है लखीमपुर में, वो मौजूद हैं पिछले दिनों से ही और आज आखिरी दिन तक वो प्रचार की कमान थामे रहेंगे। इसके साथ मंत्री बलदेव औलख मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी की ओर से नरेश उत्तम पटेल के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। वो भी काफी वक्त से इसी सीट के इर्द गिर्द रहे हैं, प्रचार प्रसार के अभियान में लगे हुए रहे हैं। देखना यह होगा कि उपचुनाव में जहां दो प्रत्याशी मैदान में है, ये सीट खाली होती है दिवंगत नेता अरविंद गिरी के असमय निधन से, और यहां पर उपचुनाव की स्थिति जब बनती है तो बीजेपी की ओर से अरविंद गिरी के ही बेटे को मौका मिला है। और इसके साथ अब मैदान में दो ही पार्टियां हैं। कौन कौन कब कब प्रचार कर रहा है या करके जा चुका है, इसकी डिटेल्स भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं। स्टार प्रचारकों को देखेंगे आप तो मुख्यमंत्री तक का नाम शामिल था। मुख्यमंत्री की कल जनसभा थी, वो प्रचार करके जा चुके हैं और अब आखिरी दिन भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी डटे रहेंगे इस सीट के लिए। टेस्ट से कम नहीं है इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए। जहां दिग्गजों ने ताकत झोंक करके रखी, वहीं इसी लखीमपुर से आते हैं मंत्री अजय मिश्र टेनी, वो प्रचार करने नहीं पहुंचे इस सीट पर। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस सीट को लेकर के, जहां जो लखीमपुर में आती है गोला गोकर्ण नाथ सीट, माना कि बीजेपी के विधायक ही रहे हैं और उनके असमय निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, लेकिन अभी समीकरण क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और जब आखिरी दिन है, जब फाइनल गर्जना होनी है, तो किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं ग्राउंड रियलिटी को। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार इंटरनल रिपोर्ट किसकी कैसी आ रही है। अब देखिए, प्रचार सबने कर लिया है विवेक, अब ये माना जा सकता है कि अंदर खाने लोग बातचीत करने लगे होंगे, कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस सीट के समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। इसने कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी एक मजबूत प्रत्याशी रहे हैं और उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है पहले भी, चूंकि भाजपा की लहर थी तब अमन गिरी चुनाव जीते। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आज हालात सपा के पक्ष में हैं, चूंकि लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार है और मजबूती से सरकार आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ मैदान में उतर पड़े हैं। उन्होंने भी कल जमकर चुनाव प्रचार किया। पूरी भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं सबकी टीम पड़ी है। अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि सैफई से लौटने के बाद वो एक बार गोला जा सकते हैं, लखीमपुर जा सकते हैं और वहाँ पर कुछ अपने समीकरण सेट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जो टीम है प्रदेश अध्यक्ष जी उसको उतार दिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाने में, लेकिन मुख्यालय में बैठे बैठे या अपने घर पर बैठे बैठे वो एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का जिक्र आपको करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं और पुलिस के एक खास वर्ग पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको ड्यूटी से हटा दिया गया। ये सोशल मीडिया पर भी इस बात की 2-3 दिन से चर्चा है कि एक खास वर्ग को हटाया गया वहां से ड्यूटी करने के लिए। ये ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, आरोप भी लगाया और लगातार हमला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। वो एक तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़ाई का मोर्चा संभाले हुए हैं। तो उनकी जो टीम है प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तमाम जो उनके विधायक हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो बूथ प्रबंधन पर छोटे लेवल पर वहां पर जाके होमवर्क कर रहे हैं। तो आज आखिरी इस रण का आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन
बड़ी रोचक लड़ाई लखीमपुर की गोला सीट के लिए हो गई है। सारे कद्दावर वहीं पर, यानी उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स गोला पर ही केंद्रित हो गई है। चूंकि आगे मैनपुरी का भी उपचुनाव होना है और रामपुर में जिस तरह से आजम खान को हटाया गया है, उनकी विधायकी छिनी है, तो वहाँ भी उपचुनाव होना है। तो समाजवादी पार्टी के लिए तीनों चुनौतियाँ बड़ी थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक कदम आगे बढ़ के इस चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है। और जिस तरह से गोला गोकर्णनाथ के चुनाव के लिए सारी टीम उतर गई है, मुख्यमंत्री भी सभा कर चुके हैं, उसी तरह से मैनपुरी और बाद में रामपुर, वहाँ पर भी जीत की रणनीति। और ये मैसेज होगा एक, जब लखीमपुर का परिणाम आएगा तो आगे के लिए मैसेज होगा। चूंकि रामपुर, जब हम सांसदी की सीट देखें तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। मजबूत मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी की सीटें, और यही एक सवाल उठा था कि अखिलेश यादव नहीं गए। अगर वो जाते, अगर दोनों जगह जाते चुनाव प्रचार के लिए, तो शायद हो सकता है परिस्थितियां सपा के पक्ष में होती और ये दोनों सीटें सपा के पास ही रहती। दोनों सीटें सपा के पास थी, छिन के चली गई। वही स्थिति अब मैनपुरी में भी आ रही है। सीट किसी भी के पास जाती, लेकिन जा करके अपने लोगों के बीच में पहुंच करके चुनाव प्रचार करना या ना करना, ये अखिलेश का फैसला किस आधार पर वो लेते हैं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल तो आज आखिरी दिन है और इस तरीके की स्थिति है कि अखिलेश नहीं पहुंचेंगे। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पहुंच करके प्रचार कर दिया है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। भाई अब बात करते हैं निकाय चुनाव के टेस्ट की, जिसे 24 का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बार निकाय चुनाव दिसंबर में होना है, वहीं जनवरी के पहले हफ्ते तक मतगणना हो जाएगी। इस बार का निकाय चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सपा और बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि तैयारी के मामले में दूसरे दल भी भाजपा के मुकाबले पीछे नजर आते हैं। सवाल ये बड़ा है कि निकाय चुनाव की इस जंग में बीजेपी सपा को टक्कर दे पाएगी। दिसंबर में निकाय का टेस्ट, 24 के सेमीफाइनल में कौन बेस्ट। 4 चरणों में होगी लड़ाई, कौन करेगा नगर निगम पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बजने वाला है। फिर एक बार पूरा यूपी चुनाव की कसौटी से गुजरने वाला है, क्योंकि जिस निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही, अब जल्द ही उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार निकाय चुनाव दिसंबर में होगा, जो 4 चरणों में होगा। वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में मतगणना होगी, जबकि पिछली बार 2017 में नवंबर में 4 चरणों में चुनाव करवाए गए थे और 2 दिसंबर को मतगणना हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव 1 महीने पीछे खिसक गया है, जिससे राजनीतिक दलों को तैयारी करने का और मौका मिल गया है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और जल्द ही इनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि दिसंबर को वोटिंग होगी और जनवरी तक काउंटिंग पूरी करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बार निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस बार निकाय चुनाव पहले के मुकाबले अलग होगा। सपा और भाजपा ने सभी सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि पिछली बार भाजपा और सपा ने चुनाव तो लड़ा था, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार हर सीट पर अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। यही वजह है कि जानकार इसे 24 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी दोनों अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 के पहले कौन कितने पानी में है, ये निकाय चुनाव का रिजल्ट बताएगा। हालांकि तैयारी के मामले में दूसरे दल भाजपा के मुकाबले पीछे नजर आते हैं। भाजपा न सिर्फ बूथ स्तर पर लगातार बैठक कर रही, बल्कि अलग अलग मोर्चे के प्रशिक्षण शिविर भी लगा रही। हाल ही में भाजपा ने ओबीसी मोर्चा प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसका मकसद यूपी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने का है। ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग था वह क्षेत्र का, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको विस्तार से सभी को समझाया गया है, और उत्तर प्रदेश में किस ढंग से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। लगभग सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मतलब एकदम साफ है, भाजपा निकाय चुनाव की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रही। ऐसे में सवाल बड़ा है कि निकाय चुनाव की इस जंग में क्या सपा भाजपा को टक्कर दे पाएगी और क्या बसपा फिर से खुद को स्थापित कर पाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं, जिसका बहुत कुछ इस चुनाव में टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज यूपी दौरे पर आने वाली हैं। आज वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगी, जहां सबसे पहले वो वाटर वीक समारोह में शामिल होने वाली हैं। सीएम योगी राष्ट्रपति का ग्रेटर नोएडा में स्वागत करेंगे। वहीं आज ग्रेटर नोएडा के लोगों को सौगात भी मिलने वाली है, क्योंकि आज गंगा जल परियोजना की शुरुआत होगी। इस परियोजना से लाखों लोगों को पीने का पानी मिल पाएगा, वो भी शुद्ध। लोगों के घर तक गंगा जल मिश्रित पानी पहुंचेगा। सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम होगी। तो ये बहुत लंबे वक्त से इस परियोजना का लोगों को इंतजार था, और आज के दिन ये इंतजार खत्म होता है, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी। इस बड़ी परियोजना के जरिए हजारों लाखों घर तक शुद्ध पानी पहुंचेगा, और इस बड़े कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही मौजूद हैं। बारीक निगाहें हैं उनकी कि सब कुछ सही से संपन्न हो। राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे वो, जब इस परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। लंबे वक्त से लंबित पड़ी इस योजना को अब जमीन पर ला दिया गया है। अब ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा, और इसी की शुरुआत इस बड़े कार्यक्रम से होगी, जिस कार्यक्रम में खुद महामहिम शामिल होंगे। तो देखिए, आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला यूपी दौरा है, और वाटर वीक समारोह में उनके शामिल होने की खबर है। सीएम योगी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए आज का दिन कहे तो सौगात वाला दिन है। गंगा जल परियोजना की आज से शुरुआत हो जाएगी, जहां लाखों लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल पाएगा। लोगों के घरों तक गंगा जल मिश्रित पानी पहुंचेगा, और सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर पर जो निर्भरता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। कहां ये कार्यक्रम, तो ये आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और सीएम योगी कल ही पहुंच गए थे ग्रेटर नोएडा। रात्रि विश्राम भी उन्होंने यहीं किया, और मकसद यही था कि इस बड़े कार्यक्रम पर, बड़े आयोजन पर उनकी बारीक निगाहें थी। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का, जो कि ग्राउंड पर ही मौजूद है, तमाम तैयारियों को नजदीक से देखा है, और अब उनसे जानते हैं कि पूरे कार्यक्रम को लेकर के क्या शेड्यूल है, कब पहुंचना है। डिटेल्स अविनाश। देखिए, इस समय अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बजे इंडिया एक्सपो सेंटर पहुंच रहे हैं, जहां पे अगर बात करें तो इंडिया वाटर वीक की शुरुआत वो करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में जल संकट गहराता जा रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से परंपरागत स्रोत के जरिए जलों का संग्रहण किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा परिचर्चा होगी। अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा, जिसमें अगर बात करें तो पैनल डिस्कशन से लेकर के प्रेजेंटेशन से लेकर के तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा किया जाएगा कि इस तरीके से जलों का संरक्षण किया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो जल संकट गहराता जा रहा है उससे बचाव किया जा सके। और आज की जो थीम दी गई है वो यही थीम दी गई है कि जल सुरक्षा, सतत विकास और समानता के लिए। तो इसी विषय को लेकर के यहाँ पे तमाम तरीके से चर्चा परिचर्चा होगी। इसमें अगर बात करें तो 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और सिंगापुर, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे जो मुल्क हैं वो भी इसमें प्रतिभाग बने हुए भारत के साथ। तो इसी को लेकर के आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगे कि किस तरीके से जल को संरक्षित किया जाए, किस तरीके से परंपरागत स्रोत जो पहले हुआ करते थे, जलाशय हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, और इसके अलावा जिस तरीके से जो बारिश का पानी है उसको संग्रहण करने का कार्य किया जाता था, तो उसको किस तरीके से पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ चर्चा होगी। 1.5 घंटे तक राष्ट्रपति ग्रेटर नोएडा पे रहेंगी, जहाँ पे उस कार्यक्रम को न सिर्फ उद्घाटित करेंगी बल्कि अपना संबोधन भी देंगे, और इसके बाद वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगी। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 बजे करीब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो गंगा जल परियोजना है इसकी शुरुआत करेंगे, जिससे कि जो ग्रेटर नोएडा वासी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भूजल काफ़ी नीचे जा चुका है, ऐसे में जब गंगा वाटर यहाँ तक आएगा तो लोगों को सीधे उनके नल से जल मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी सौगात है, 17 सालों से पिछले लटकी हुई थी, और अब इसे पूरा कर लिया गया है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता को समर्पित करेंगे। बिल्कुल, और ये बड़ा मौका होगा। 3 बजे तक मुख्यमंत्री के रहने का कार्यक्रम है, और इसके अलावा 11 बजे राष्ट्रपति के पहुंचने का कार्यक्रम है। जैसे तस्वीरें आएंगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अविनाश, इस डिटेल के लिए शुक्रिया। तो देखिए, कानपुर से खबर है, जहां पूर्वा एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश नाकाम है। कटीले तारों वाले पत्थर रेलवे ट्रैक पर पाए गए हैं, और ट्रेन के इंजन से यह कटीले तारों वाला पत्थर टकराया भी है। कानपुर के चकेरी रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला बताया जा रहा है। आंवला से दिल्ली जा रही थी पूर्वा एक्सप्रेस। आरपीएफ, जीआरपी जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार कटीले तारों वाला पत्थर ट्रैक पर किसने रखा। ऐसे में जांच की जा रही है। चकेरी रेलवे स्टेशन के पास का मामला। हावड़ा से दिल्ली जा रही थी पूर्वा एक्सप्रेस। आरपीएफ, जीआरपी की टीम अब जांच में जुटी है।
बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कटीले तारों वाला पत्थर रेलवे ट्रैक पर मिला है। डिटेल्स हमारे सहयोगी रतीश के पास है। रतीश, ये बताइए कि अभी जांच को लेकर के क्या जानकारी आ रही है और ट्रेन को कोई नुकसान नहीं, क्या है डिटेल? देखिए, दिल्ली हावड़ा रूट सबसे व्यस्ततम रूट है और उसी रूट पर कानपुर में चकेरी रेलवे स्टेशन पड़ता है और यहीं पर एक कटीले तारों से बंधा हुआ पत्थर जो रेलवे यूज करता है, इस्तेमाल में लाता है, उसे ट्रैक पर रखा गया था। पूर्वा एक्सप्रेस करीब आधे घंटे तक देरी से बाहर उसको निकाला जा सका क्योंकि सामने एक कटीला पत्थर था और बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ी साजिश कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल रेलवे पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ट्रेन के इंजन से टक्कर जरूर हुई है पत्थर की, लेकिन बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा टला है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। चकेरी रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला है और रेलवे के अधिकारी काफी संजीदा हैं इस मामले में और इस बात की गहराई तक जाने में कि आखिरकार किसकी शरारत है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी ट्रेन को पलटाने के लिए। जी बिल्कुल रतीश, ये चकेरी रेलवे स्टेशन के पास का जो इलाका बता रहे, कैसा इलाका लगता है और क्या लगता है कि आसपास ये जांच में किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएगी टीम? बिल्कुल, देखिए, चकेरी का इलाका शहर से बाहर निकलने का यानी आउटर की तरफ जाने का रास्ता है कानपुर शहर से, और इतना भी सुनसान इलाका नहीं कहा जा सकता, लेकिन रेलवे की पटरियों के आसपास सुरक्षा बेहद कमजोर होती है, या ये कहें कि पटरियों तो अभी ट्रैक खाली है रतीश, ट्रेनों की आवाजाही हो रही है? बिल्कुल, ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। आधे घंटे तक रूट बाधित रहा था। सबसे व्यस्ततम रूट है दिल्ली हावड़ा रूट, लेकिन अभी ट्रेनों का बिल्कुल, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है रतीश, इतने व्यस्ततम रूट पर आधे घंटे तक का जो वक्त है वो कितना कीमती हो जाता है, बाधित रहा है इस शरारत या साजिश की वजह से, जिसका जांच में खुलासा होगा। शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए। बीजेपी ने कानपुर और आगरा के नगर निकाय चुनाव के प्रभारी बदल दिए हैं। ब्रजेश पाठक को आगरा की जगह कानपुर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को कानपुर की जगह आगरा का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व विधायक सुरेश तिवारी को आगरा का सह प्रभारी बनाया गया है। तो देखिए, ये दो बड़े बदलाव किए गए हैं। दोनों बड़े मंडल है जहां से ये बदलाव की खबर मिल रही है। प्रभारी सह प्रभारी के नाम बदल गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां बताया जा रहा है पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर हुआ है और इससे इलाके में सनसनी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत मां और पत्नी की हत्या। पुलिस इस पूरे मामले पे जांच में जुटी है, तफ्तीश में जुटी है। बदायूं के 17 गांव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप है। बेखौफ हमलावरों ने तिराहे पर गोलियां बरसाई और फरार हो गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य रहे राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी माताजी की गोली मार करके ये बदमाश फरार हो जाते हैं और एक ही परिवार में 3 हत्या। वजह बताई जा रही है पुरानी रंजिश। राकेश गुप्ता के परिवार में कई ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। राकेश गुप्ता की छवि एक कद्दावर नेता की रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आखिरकार 4 बदमाश जो गोली की बारिश करते हैं, 3 लोगों की मौत, 3 लोगों की हत्या करके फरार हो जाते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी भरत के पास है। भरत, ये बताइए कि जांच कहां तक पहुंची है और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, यहाँ पर पुलिस कल आईजी साहब पहुंचे थे, रमेश शर्मा जी। उन्होंने पूरी हर पहलू पर जांच की जा रही है कि क्या था। उनके बताया जा रहा है कि उनके गांव में ही एक परिवार था जिनसे उनकी पुरानी राजनीतिक रंजिश चल रही थी। तो हर तरीके के पहलू पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए गए हैं, फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है। तो कई पहलुओं पर जांच चल रही है। अब देखना यह है कि किस तरीके की क्या चीजें निकल कर आती हैं, और कहा भी है एसएसपी ने कि कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना रसूखदार परिवार था, घर में इतने सारे पदों पर तैनात लोग थे, ऐसे में किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? गांव वाले क्या बात कर रहे हैं? अगर रंजिश थी तो क्या इस कदर थी कि किसी को 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया? देखिए, उसमें बताया ही जा रहा है कि काफी दिन से ये रेकी कर रहे थे। बात निकल के सामने काफी दिनों से रेकी कर रहे थे, और जिस तरीके से हत्या की है, दोनों वक्त का समय था। और अंदर जब घुसे तो ये भी बताया जा रहा है कि उनकी पिस्टल में शायद साइलेंसर लगा था, जिन्होंने आवाज नहीं सुनी किसी भी गांव वालों ने या पड़ोसी लोगों ने। तो इस नेता ने कभी कोई शिकायत दर्ज कराई हो, अपनी सुरक्षा को लेकर के कोई बात कही हो?
नहीं, इनकी ये राजनीतिक रंजिश इनकी पहले से चल रही थी इस परिवार से, और इससे पहले ही अपने ये प्राइवेट एक गनर भी रखते थे, और ब्लॉक प्रमुख होने की वजह से इनको हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था, तो अपना एक प्राइवेट गनर हमेशा रखते थे। तो ये रंजिश उनकी पहले से चली आ रही थी। हालांकि ये बदायूं शहर में इनका घर था, मगर दिवाली के मौके पर ये अपने गाँव गए हुए थे और वहां पर ही 2-4 दिन रुक गए, और तभी ये घटना को अंजाम यहाँ पर इनको दे दिया गया इनके। बिल्कुल भरत, आप नजर बना करके रखिएगा कि आखिर पुलिसिया जांच कहां जाकर के रुकती है, कौन है वो लोग, और इतनी दिन दहाड़े गोलियों से किसी की जान लेने की हिम्मत आखिरकार कैसे आती है और कौन है इस साजिश के पीछे। शुक्रिया भरत जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरी खबर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया दी गई है। ये ट्वीट है, आपके सामने कंटेंट है। बदायूं में राजनीतिक रंजिश के चलते सपा संरक्षित नेता, सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनकी पत्नी और मां की गोली मार करके निसंज हत्या प्रदेश में हाशिए पर जा चुकी कानून व्यवस्था की देन है। तो देखिए, यहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से यह सवाल किया गया है कि समाजवादी पार्टी के सदस्य रह चुके किसी नेता के परिवार पर इस तरीके से क्या हमला करना इतना आसान है, और कौन है वो लोग जिनके भीतर इतनी हिम्मत है, क्या उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। ये सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी ने। इसी के साथ सुनो यूपी में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।